बांग्ला और हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय संगीतकार और पार्श्व गायक हेमंत मुखर्जी उर्फ हेमंत कुमार ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया और हैरानी की बात यह है कि उनमें से खामोशी को छोड़कर लगभग बाकी सभी फिल्में सस्पेंस या हॉरर फिल्म थी। 1964 में हेमंत मुखर्जी ने 20 साल बाद नाम से एक सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का निर्माण किया। इसके लगभग 8 साल बाद 1972 में उन्होंने अपने बेटे और अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की पति बाबू मुखर्जी उर्फ जयंत मुखर्जी को फिल्म उद्योग में मौका देने के लिए प्रबीर रॉय द्वारा निर्देशित 20 साल पहले नामक एक हॉरर फिल्म का निर्माण किया। फिल्म 20 साल पहले में जयंत मुखर्जी के अलावा दूसरे कलाकार थे विनोद मेहरा, अभि भट्टाचार्य, रमेश देव, पद्मा खन्ना, इफ्तिकार और अनुपमा। फिल्म में फरीदा जलाल भी एक अहम किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म के दूसरी हीरोइन अनुपमा की ये पहली फिल्म थी और इसके बाद इन्होंने और कोई फिल्म किया है कि नहीं ये हमें मालूम नहीं है। फिल्म का संगीत हेमंत मुखर्जी ने खुद तैयार किया था। 20 साल पहले एक रेयर या दुर्लभ फिल्म है जिसे बहुत अच्छी कहानी, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स होने के बावजूद वो प्रचार नहीं मिला जिसकी ये हकदार थी। फिल्म 20 साल पहले की कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक मुसाफिर अपने कार से कहीं जा रहा है। तभी शाम को उसके कार सड़क के बीच एक सुनसान जगह पर खराब हो जाता है। इसके बाद मुसाफिर को उस जगह एक बहुत पुराने महल जैसा घर नज़र आता है और वो उस घर के अंदर घुसता है। उस घर में एक रहस्यमय केयरटेकर के अलावा और कोई नहीं दिखता है। मुसाफिर वहीं ठहर जाता है। अचानक रात में सोते वक्त एक महिला की मधुर आवाज़ ने मुसाफिर की नींद तोड़ देता है। फिर उस रात मुसाफिर को उस रहस्यमय घर में कुछ डरावने अनुभव होता है। मुसाफिर उस घर में एक लकड़ी के अलमारी के पीछे एक युवती का लाश देखकर काफ़ी डर जाता है। उसने चिल्लाकर केयरटेकर को बुलाता है। फिर केयरटेकर उस मुसाफिर को इस रहस्यमय कोठी का इतिहास और 20 साल पहले इस कोठी में घटी एक भयावह कहानी बताता है। ये कहानी शहर के एक उच्च वर्गीय व्यक्ति चौधरी साहब और उसके भतीजे आनंद का है। चौधरी साहब का भतीजा आनंद एक जिंदा दिल और स्मार्ट इंसान है। वो राधा से प्यार करता है। एक दिन संयोग से आनंद की मुलाकात मंदिर के सामने गीता नाम की एक असहाय गांव की औरत से होती है। वो औरत आनंद को बताती है कि वो अपने भैया लक्ष्मण की तलाश में गांव से शहर आई है। ये जानने के बाद आनंद लक्ष्मण को तलाश करता है और उसे उसकी बहन गीता को सौंप देता है। लेकिन गीता की पीड़ा उसके भैया के घर पर और भी बढ़ जाती है। गीता की भाभी यानी कि लक्ष्मण की पत्नी मधु का चरित्र अच्छा नहीं था। उसका दिलीप नाम का एक बदमाश व्यक्ति के साथ विवाहेतर संबंध था। पैसों के लालच में मधु गीता को दिलीप के ओर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन गीता ने मधु को साफ बता देता है कि वो किसी भी कीमत पे अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं है। इसके बाद गुस्साई मधु ने गीता को आसरा देने से इनकार कर देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अपने भैया के घर से निकलने के बाद गीता सड़क पर कुछ बदमाशों के चंगुल में फंस जाती है। फिर आनंद ने ही उसे वहां से बचाता है। गीता की सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आनंद के अंकल चौधरी साहब अपने भतीजे आनंद को गीता से शादी करने की सलाह देते हैं और वे खुद आनंद की प्रेमिका राधा को इस विवाह को स्वीकार करने के लिए मनाने का प्रयास करते हैं। सभी मुद्दों और स्थितियों को समझने के बाद राधा अपने प्यार का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर मधु शुरुआत में गीता और आनंद की शादी को बर्बाद करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये काम लगभग नामुमकिन है तो वो
दिलीप के साथ मिलकर साजिश रचने लगती है। शादी के दिन दिलीप अचानक बिन बुलाए पार्टी में आ जाता है और आनंद से अपना परिचय गीता के दूर के भाई के रूप में देता है। गीता सोचती है कि पार्टी में चुप रहना ही सबसे अच्छा है, लेकिन बाद में वो अपनी भाभी मधु के घर पहुंच जाती है और मधु को चेतावनी देती है कि अगर दिलीप और मधु उसके और आनंद के विवाहित जीवन में कोई भी समस्या पैदा करने की कोशिश की तो वो मधु और दिलीप के बीच अवैध संबंध के बारे में दुनिया को बता देगी और मधु के पति को भी बता देगी। इसके तुरंत बाद मधु घबरा जाती है और दिलीप के पास भागती है। दिलीप मधु को आश्वस्त करता है और कहता है कि डरो मत। इसके बाद दिलीप चतुराई से आनंद के साथ दोस्ती बनाता है और एक दोस्त के रूप में उसका विश्वास और भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है। दिलीप आनंद की जानकारी के बिना उसके अनजाने में व्यापार के नाम पर आनंद को तस्करी और स्मगलिंग के गिरोह में शामिल कर लेता है। संयोगवश जब आनंद को दिलीप का असली स्वरूप और सच्चाई पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उसका दिलीप से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद दिलीप आनंद की पत्नी गीता को धोखे से एक कोठी में ले आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर अपने बंगले के चौकीदार से खबर पाकर आनंद भी गीता की तलाश में उस कोठी में पहुंच जाता है। आनंद की मौजूदगी को भांपकर दिलीप बेहोश गीता को कोठी के अंदर एक लकड़ी के अलमारी के पीछे बंद कर देता है। आनंद और दिलीप के बीच टकराव होता है। दिलीप अपने किराए के गुंडे की मदद से आनंद को बेहोश कर देता है और उसे एक बहुत दूर के जंगल में छोड़ आता है। इसके बाद जब दिलीप उस खुफिया दरवाजे का ताला खोलता है तो उसे पता चलता है कि गीता की मौत हो चुकी है। इसके बाद दिलीप गीता के लाश को एक लकड़ी के बक्से में घुसा देता है और उसे उस कोठी के नीचे खुफिया तहखाने में एक प्रशस्त नाले या ड्रेन के अंदर रख देता है। दूसरी ओर होश में आने के बाद आनंद पुलिस की मदद से फिर से उस बंगले पर लौटता है, लेकिन उसे गीता का कोई सुराग नहीं मिलता। गीता के लापता होने के बाद आनंद अपने पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर दिलीप एक रहस्यमय और अजीबोगरीब दुविधा में फंस जाता है। उसके साथ कुछ भयानक घटना घटता है। ये विडंबना आखिर क्या है? क्या आनंद को अपने खोई हुई पत्नी गीता के बारे में पता चला? क्या दिलीप को उसके कुकर्मों की सजा मिली? कोठी का वो रहस्यमय खानसामा या केयरटेकर कौन है जिसने उस मुसाफिर को उस कोठी का इतिहास बताया? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको फिल्म 20 साल पहले देखनी होगी। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब तक रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म 2 गज ज़मीन के नीचे रिलीज होकर इतिहास रच दिया था। कहानी, स्क्रिप्ट और अभिनय के मामले में फिल्म 20 साल पहले फिल्म 2 गज ज़मीन से ज़्यादा पीछे नहीं थी। ये हॉरर क्राइम थ्रिलर शैली की फिल्म और बेहतर हो सकती थी अगर इसमें थोड़ी और हॉरर सीक्वेंस या दृश्य होते, लेकिन दूसरे 2 चीज़ क्राइम और थ्रिलर इस फिल्म में भरपूर मात्रा में है। प्रवीण रॉय का निर्देशन भी बहुत उम्दा है। उस समय के लिए सिनेमाटोग्राफी और स्पेशल इफ़ेक्ट्स का काम भी लाजवाब था और स्मार्ट था। फिल्म में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस है। फिल्म के निर्माण और मूड को देखते हुए ये विश्वास ही नहीं होता है कि इस फिल्म के निर्माता हेमंत कुमार जैसे व्यक्ति है। रमेश देव हालांकि मराठी फिल्म में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हिंदी फिल्मों में वे एक कैरेक्टर आर्टिस्ट ही बने रहे। लेकिन फिल्म 20 साल पहले में रमेश देव को शायद बॉलीवुड में उनके जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक मिला था और दिलीप के किरदार में उन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। उन्होंने दिलीप नामक खलनायक के किरदार को एक अलग स्तर पर ले गए अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से। विनोद मेहरा की कैमियो रोल ने इस फिल्म की स्टार वैल्यू बढ़ाने के अलावा और कुछ खास नहीं किया। हालांकि हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी का भी अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।
अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की पति ने बहुत ही प्रभावशाली अभिनय किया। किशोर कुमार द्वारा गाए 2 गाने पर अपने होठ मिलाने के अलावा उन्होंने पूरी फिल्म में खूब मारपीट भी किया। इस फिल्म को देख के तो ये लगता है कि बॉलीवुड में ना सही, कम से कम जयंत मुखर्जी टॉलीवुड में कुछ बंगला फिल्म तो ज़रूर कर सकते थे। इस फिल्म में कई गाने हैं, लेकिन 1-2 गाने को छोड़कर बाकी सभी गाने का स्टैंडर्ड औसत दर्जे के हैं। हेमंत मुखर्जी का कंपोज किया कैबरे सॉन्ग सुनने में भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कुल मिलाकर ये फिल्म 20 साल पहले एक देखने लायक, अच्छी और मनोरंजक फिल्म है, लेकिन शायद सटीक प्रचार प्रसार के अभाव के कारण ये फिल्म 2 गज ज़मीन के नीचे के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये फिल्म हॉरर फिल्म प्रेमियों के लिए एक मस्ट वॉच मूवी या अवश्य देखी जानी फिल्म तो ज़रूर है। यूट्यूब में इस फिल्म का लिंक है, लेकिन बेहद ख़राब। इस फिल्म को सटीक रूप से अपलोड करने की मांग रखता हूँ।